कॉची सीक्वेंस है। A sequence xn in metric space is said to be Cauchy sequence। अगर आप कोई भी एप्सिलॉन लें तो उसके कॉरस्पॉन्ड एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करे एन नॉट, जो कि डिपेंड करे एप्सिलॉन के ऊपर, सच दैट फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन equal to n naught distance between xn is less than epsilon। ये आपके पास किसी भी सीक्वेंस के कॉची होने की डेफिनेशन है। डेफिनेशन पे गौर करें तो क्या कह रहा है कि एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर जाए। सीक्वेंस लिख लेते हैं। फर्स्ट करें ये n नॉट है, ये n नॉट प्लस 1 है, n नॉट प्लस 2 xn xm अप टू सो ऑन। ये हमने सीक्वेंस कुछ टर्म्स लिख लिए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी एप्सिलॉन हो और उसके गिर्द उसके कॉरस्पॉन्ड एक नेचुरल नंबर एन नॉट एग्जिस्ट कर जाए सच दैट एन नॉट और उससे बड़े एम एन, उससे बड़े एम एन जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके कोरस्पॉन्ड सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उनके द्वारा एप्सिलॉन जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। मतलब क्या है कि एन नॉट और उसके बाद सीक्वेंस की हर दो टर्म्स, आप कोई भी यहाँ एन नॉट के बाद सीक्वेंस की कोई भी दो टर्म लें उनके दौरान जो डिस्टेंस है एप्सिलॉन से लेस हो जाए। डिस्टेंस के एप्सिलॉन से लेस होने का मतलब क्या है कि उनके दौरान डिस्टेंस कम से कम होता जाए, टर्म्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब होती जाएँ, टर्म्स जो हैं एक दूसरे के करीब होती हैं और आस्ता आस्ता उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम से कम होता जाए और एक दूसरे के करीब तरीन होती जाए, और फिर ऐसा सीक्वेंस जो है आपके पास कॉची सीक्वेंस कहलाएगा। एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, डिस्क्रीट स्पेस, या आपके पास डिस्क्रीट स्पेस है। डिस्क्रीट स्पेस क्या होती है कि हर कोई भी आप दो पॉइंट्स लें इनके दौरान डिस्टेंस 0 होगा इफ़ x इज़ इक्वल टू वाई, और डिस्टेंस 1 होगा इफ़ x इज़ नॉट इक्वल। हर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 1 है और पॉइंट्स इक्वल है तो आपके पास जो है आपके पास डिस्टेंस जो है वो 0 होगा। अब हम एक कॉची सीक्वेंस लेते हैं, इज़ कॉची सीक्वेंस इन डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में से आपने एक कॉची सीक्वेंस ले लिया है। अब ये कॉची सीक्वेंस है तो इसका मतलब है कि इसके कॉची होने की डेफिनेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी आप एप्सिलॉन लें तो आपके पास एक नेचुरल नंबर एन नॉट एग्जिस्ट करेगा सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एम एंड एक्स एन इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। और अगर मैं एप्सिलॉन 1/2 ले लूँ तो ये क्या इनइक्वालिटी बन जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एम एंड एक्स एन इज़ लेस देन 1/2 फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। अब चूँकि ये डिस्टेंस आप डिस्क्रीट के अंदर चेक कर रहे हैं तो अब अगर डिस्टेंस 1/2 से लेस होता है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्क्रीट स्पेस के अंदर काम कर रहे हैं आप तो डिस्क्रीट स्पेस के अंदर या तो डिस्टेंस 1 है या 0 है, और अगर हाफ से डिस्टेंस लेस होता है तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली डिस्टेंस जो है वो 0 होगा फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। अब इसका मतलब क्या है कि एक्स एम इज़ इक्वल टू एक्स एन। जब दो टर्म्स का दौरान डिस्टेंस 0 हो जाता है इसका मतलब वो इक्वल हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एन नॉट और उसके बाद सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी बराबर हैं। एन नॉट और उसके बाद सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी बराबर हो गई हैं। किस स्पेस के अंदर, डिस्क्रीट स्पेस के अंदर। ये सिर्फ डिस्क्रीट स्पेस की बात हो रही है, इसके अलावा किसी और स्पेस की बात नहीं हो रही।
एन नॉट और उसके बाद सीक्वेंस की जो सारी टर्म्स हैं वो इक्वल हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि डिस्क्रीट स्पेस के अंदर जो काशी सीक्वेंस होते हैं वो अल्टीमेटली एक ऐसा पॉइंट आता है कि उसके बाद सीक्वेंस की सारी टर्म्स एक जैसी हो जाती हैं, सीक्वेंस जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। एक जैसी टर्म्स हो गई है ना तो सीक्वेंस है वो कांस्टेंट हो गया। और ये सिर्फ जो डिस्कशन है ये डिस्क्रीट स्पेस के लिए है। डिस्क्रीट स्पेस में जो काशी सीक्वेंस हैं वो ऐसी सूरत अख्तियार कर जाते हैं कि एक ख़ास पॉइंट के बाद आपके पास सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो हैं वो एक जैसी हो जाती हैं। थ्योरम है आपके पास every Cauchy sequence in a metric space is bounded. Every Cauchy sequence in metric spaces is bounded. metric space में जो सारे Cauchy sequences होते हैं वो bounded होते हैं। प्रूफ, हमने एक सीक्वेंस ले लिया XN, ठीक है जी, और ये काशी सीक्वेंस है। इसका मतलब है कि आप कोई भी एप्सिलॉन लेंगे तो एक नेचुरल नंबर एन नॉट एग्जिस्ट करेगा सच दैट के एन नॉट और उसके बाद जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन तमाम के लिए सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि सीक्वेंस कब बाउंडेड होता है। सीक्वेंस उस वक्त बाउंडेड होता है जब उसको आप एक सेट में लिखें और वो सेट बाउंडेड हो जाए, तब हम कहेंगे सीक्वेंस बाउंडेड है। जैसे आपके पास ये सीक्वेंस है, अगर मैं इसको सेट की फॉर्म में लिखूं तो ये आपके पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है। इसका जो सुप्रीमम है वो 1 है और इसका जो इन्फीमम है वो आपके पास 0 है। तो सीक्वेंस कब बाउंडेड होता है? जब आप उसको एक सेट में लिखते हैं और वो सेट बाउंडेड हो जाए, तब हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है। ठीक है जी। मीट्रिक स्पेस में बाउंडेड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मीट्रिक स्पेस में बाउंडेड करने के लिए आपको ये करना पड़ता है कि आप इस सीक्वेंस को एक सेट की फॉर्म में लिखेंगे, सेट ए कह लेंगे। अगर इस सेट का जो डायामीटर है वो फाइनाइट हो जाएगा तो सीक्वेंस जो है वो तब जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड हो जाएगा। सीक्वेंस को सेट की फॉर्म में लिख लिया। अगर इस सेट का डायमीटर, जो कि आपने मीट्रिक स्पेस के पिछले कोर्स में पढ़ रखा कि डायमीटर क्या चीज़ होती है, अगर डायमीटर फाइनाइट हो जाएगा तब हम कहेंगे कि सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड हो गया है। और डायमीटर क्या होता है? सुप्रीमम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स डैश बिलोंग्स टू ए। डायमीटर क्या होता है? दरअसल फर्ज करो ये आपके पास सेट ए है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। इसके हर 2 पॉइंट्स, ये x5 है, ये x6 है। इसके हर 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करते जाओ। इसके हर 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करो और जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा वो आपके पास है। सुप्रीमम का मतलब यही है ना कि ये जो सारे डिस्टेंस हैं ये ले लो और इसका सुप्रीमम ले लो और वो डायामीटर हो जाएगा। जैसे कि आपके पास सर्कल का डायामीटर होता है, ये 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, और अगर आप ये डिस्टेंस लें
तो ये डिस्टेंस सबसे बड़ा होगा और यही इसका डायमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सेट का डायमीटर क्या है कि उसके हर 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लेते जाओ। अगर वो और उसमें से जो सबसे बड़ा, सुप्रीमम का मतलब है कि सबसे बड़ा जो आपके पास इसमें से डिस्टेंस होगा, या इस सेट का जो सुप्रीमम होगा, डिस्टेंसेस का जो सेट है, रफली सबसे बड़ा आप कह सकते हैं। वैसे सबसे बड़ा होता नहीं है, जैसे आपके पास इस सेट का जो इन्फीमम है वो 0 है, लेकिन 0 इस सेट का मेंबर नहीं है। लेकिन आपके पास जो सबसे छोटी टर्म है उससे जो ये जो आपके पास इन्फीमम है वो इस सेट की तमाम टर्म से छोटा है। तो रफली आप कह सकते हैं कि जो इनमें सबसे बड़ा है वो आपके पास डायमीटर हो जाएगा। दरअसल जो सुप्रीमम का मतलब क्या है कि ये जो आप डिस्टेंसेस ले रहे हैं, इस डिस्टेंसेस के सेट का सुप्रीमम की बात हो रही है। ये आपको रफली समझा दिया ये क्या चीज़ है। हमने करना क्या था, हमने काशी सीक्वेंस को बाउंडेड करना था। तो कोई भी सीक्वेंस कब बाउंडेड होता है वो समझा दिया आपको, बाउंडेड होने का मतलब समझा दिया है। अब हमने करना क्या है, हमने सीक्वेंस की हर 2 टर्म्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास किसी ख़ास नंबर से छोटा करना है। ये हमारा टारगेट है, तभी बाउंडेड होगा ना कि आपके पास इनके दरमियान जो डिस्टेंस है हर वो एक ख़ास नंबर से लेस हो जाए, तभी आपके पास। अब मैं दोबारा सीक्वेंस ड्रा करती हूँ, x1 x2 x3 xn0 xn0 + 1 xn xm अप टू सो ऑन। ये इनइक्वालिटी आपको क्या कह रही है, ये इनइक्वालिटी कह रही है डिस्टेंस बिटवीन xm एंड xn इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल mn ग्रेटर देन इक्वल टू n0। वो कहते हैं n0 और उसके बाद सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है। तो हमने इतने हिस्से का तो काम कर लिया कि n0 और उसके बाद सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं उन सब का डिस्टेंस जो है एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा। अब n0 और उससे पहली जो टर्म्स हैं उनके डिस्टेंसेस सिर्फ रह गए हैं। अगर उनके डिस्टेंसेस भी जो हैं किसी नंबर से लेस हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये इससे सारे जो आपके पास सेट ए है इसके सारे पॉइंट्स के जो डिस्टेंसेस हैं वो किसी ख़ास नंबर से लेस हो गए और जो है आपके पास इन डिस्टेंसेस का जो सुप्रीमम है वो किसी एलिमेंट से लेस हो जाएगा और सेट का जो डायमीटर है वो फाइनाइट हो जाएगा। तो ये इनइक्वालिटी हमें बता रही है कि n0 और उसके बाद सीक्वेंस के जितनी भी टर्म्स हैं उन सब का जो डिस्टेंस है लेस देन एप्सिलॉन हो गया है। तो इन्फिनिट टर्म्स का काम तो इस इनइक्वालिटी ने ही हमें करके दे दिया है। सिर्फ हमारे पास n0 से पहले जो फाइनाइट टर्म्स हैं वो बच गई हैं। जो फाइनाइट टर्म्स हैं वो हमारे पास बच गई हैं। हमने उनके दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं वो कैलकुलेट करने हैं और वो देखने हैं। अब देखो इससे पहले जो टर्म्स रह गई हैं वो सिर्फ फाइनाइट टर्म्स हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं वो भी आपके हम उन डिस्टेंसेस का सेट बना लेते हैं। उनको हम लिख लेते हैं xi xj, डिस्टेंसेस से डिनोट कर लेते हैं सच दैट ij इज़ लेस देन इक्वल टू n0। ये आपके पास n0 से लेस है ना ij, इसका मतलब है कि इससे पहले एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो ये जो डिस्टेंसेस हैं और ये सारे डिस्टेंसेस जो कि एप्सिलॉन से लेस हैं, तो एप्सिलॉन इन तमाम डिस्टेंसेस का रिप्रेजेंटेटिव बन गया। इसका मतलब है कि आपके पास इस टर्म से पहले जो डिस्टेंसेस हैं और जो ये जो टर्म्स हैं जिनके डिस्टेंसेस का एप्सिलॉन रिप्रेजेंटेटिव बन गया है वो आपके पास या तो एप्सिलॉन बड़ा होगा या इन टर्म्स के दौरान जो डिस्टेंस है वो बड़ा होगा। तो आपके पास n0 से पहले जो टर्म्स हैं उसके डिस्टेंसेस और n0 जो टर्म है उसके बाद की जो सीक्वेंस की एंट्रीज़ का डिस्टेंसेस है जो कि एप्सिलॉन से लेस हैं, हम इनका मैक्सिमम
ले लेते हैं। सपोज करें इनका मैक्सिमम जो है वो k है, तो इसका मतलब है कि जो सुप्रीमम होगा सेट ए के एलिमेंट्स का वो आपके पास k होगा, और ये ए का डायमीटर है वो आपके पास k से लेस देन इक्वल हो गया है। इसका मतलब है ए का डायमीटर फाइनाइट हो गया है, और इसका मतलब है कि कॉची सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड हो गया है। ये जितनी भी टर्म्स हैं इन सब के डिस्टेंसेस हैं वो एप्सिलॉन से लेस हैं, तो इन सब का जो है डिस्टेंसेस का एप्सिलॉन हो गया। इससे पहले जो टर्म्स हैं आपके पास उनके डिस्टेंसेस फाइनाइट हैं, तो आपके पास अब डिस्टेंसेस का जो सेट है उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ़ डिस्टेंसेस आते हैं, और फाइनाइट सेट का हमेशा जो है आपके पास मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है, और हमने वो सपोज कर लिया कि k है, तो ये सारे में डिस्टेंसेस का मैक्सिमम है, जिसका मतलब है सारी डिस्टेंसेस का सुप्रीमम है, तो ये k से लेस देन इक्वल होगा। डायमीटर जो है वो एक नंबर से लेस होगा, तो डायमीटर फाइनाइट हो गया, और कॉची सीक्वेंस आपके पास बाउंडेड बन गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास in a metric space every convergent sequence is Cauchy. Every convergent sequence is a Cauchy sequence. सपोज करें आपके पास एक सीक्वेंस है और वो कन्वर्जेंट है। ठीक है जी, कन्वर्जेंट है तो उसका कोई लिमिट होगी। हम सपोज करते हैं कि ये एक्स को कन्वर्ज कर रहा है। इसके कन्वर्ज होने की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। इसका मतलब है कि आप कोई भी एप्सिलॉन लेंगे तो उसके कोरस्पॉन्ड एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि वो नेचुरल नंबर उससे बड़े जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उसके कोरस्पॉन्ड सीक्वेंस की हर दो टर्म्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा। और अगर हम नेचुरल नंबर n2 कर लें, नेचुरल नंबर चेंज कर लें, तो आपके पास n2 और उससे बड़े जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उसका कोरस्पॉन्ड सीक्वेंस की हर जो है आपके पास सीक्वेंस की टर्म्स का जो x से डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन बाय 2 से लेस हो जाएगा। मैंने आपको जो है वो पिछले सेमेस्टर में बताया था कि जब किसी एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर जाता है ना, तो उससे बड़ा हर नेचुरल नंबर भी उसके लिए ये काम कर सकता है कि ये इनइक्वालिटी जो है वो एप्सिलॉन बाय 2 से लेस हो जाए। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं। इन दोनों में से मैक्सिमम चूज़ कर लेते हैं। मैक्सिमम ऑफ n1 और n2 जिसको हमने डिनोट कर लिया n नॉट से, वो एट अ टाइम इन दोनों इनइक्वालिटीज़ के लिए काम करेगा। तो हमने दरअसल सीक्वेंस को कॉची शो करना है। कॉची शो करने के लिए हमें क्या करना होता है कि एक ख़ास नेचुरल नंबर के बाद सीक्वेंस की हर दो टर्म्स के दौरान जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन करना होता है। अब ये डिस्टेंस भी एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है और ये डिस्टेंस भी एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है, और कब लेस है? फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n0, और ये आपके पास एप्सिलॉन से लेस हो गया। इसका मतलब है सीक्वेंस की हर दो टर्म्स के दौरान जो डिस्टेंस है वो आपके पास एप्सिलॉन से लेस है फॉर ऑल m n ग्रेटर देन इक्वल टू n0।